चलिए आज एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में गोता लगाते हैं जो पिछले 5000 सालों से अरब सागर की खामोश लहरों के नीचे कहीं दफन था। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं दोहराने वाले, बल्कि एक प्रॉपर ऐतिहासिक खोजी अभियान को डिकोड करेंगे। ये सफर हमें पौराणिक ग्रंथों के पन्नों से निकालकर सीधे मॉडर्न मरीन आर्कियोलॉजी के सबसे रोमांचक निष्कर्षों तक ले जाएगा। मतलब एक ऐसा सफर जो मिथक और विज्ञान के बीच की उस धुंधली सी रेखा को पूरी तरह से मिटा देता है। आसमान को छूते महल, सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, साक्षात देवताओं द्वारा बनाया गया एक नगर। श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का कुछ ऐसा ही भव्य वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों की माने तो इस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जिन्हें हीरे और कीमती रत्नों से सजाया गया था। ये सिर्फ कोई आम शहर नहीं था, बल्कि स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर का एक बिल्कुल अनबिलीवेबल चमत्कार था। और बस यहीं से हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये इतनी भव्य सुनहरी नगरी केवल एक कोरी कल्पना थी? क्या सदियों से चले आ रहे ये महाकाव्य सिर्फ किस्से कहानियां हैं? इतिहास और पुरातत्व जगत में सच कहूं तो बहुत लंबे समय तक इसे सिर्फ एक धार्मिक मिथक ही माना गया है। लेकिन समुद्र के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जो इस पूरी धारणा को हमेशा के लिए पलटने वाला था। 153.6 किलोमीटर। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब मथुरा पर लगातार हमले हो रहे थे तो श्री कृष्ण ने लोगों की सुरक्षा के लिए एक नई नगरी बसाने का डिसीजन लिया। उन्होंने समुद्र देव यानी वरुण देव से प्रार्थना की और बदल में समुद्र ने उन्हें 12 योजन, जो कि आज के हिसाब से लगभग 153.6 किलोमीटर की भूमि बनती है, वो प्रदान की। और इसी जमीन पर विश्वकर्मा जी ने इस एकदम सुरक्षित और अभेद्य नगर का निर्माण किया था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि प्राचीन द्वारिका की अर्बन प्लानिंग आज के हमारे मॉडर्न शहरों को भी कड़ी टक्कर देती है। सोचिए, 900 से ज्यादा रत्नजड़ित महलों के अलावा इस नगर की सड़कें सीधे बंदरगाह तक जाती थीं। समुद्री व्यापार के लिए एकदम एडवांस्ड लेवल के डॉक्स बने हुए थे। उस काल में पीने के साफ पानी और सिंचाई के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस सिस्टम मौजूद था। कुल मिलाकर ये शहर पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर था। द्वारका का पतन, श्राप और महाविनाश। तो चलिए इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर पौराणिक कथाओं में इस विनाश का क्या कारण बताया गया है। शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के उस श्राप से जो उन्होंने यदुवंश के विनाश के लिए दिया था। इसके बाद सांब द्वारा महान ऋषियों का अपमान करने पर एक और श्राप मिला, जिसका नतीजा था एक लोहे का मुसल। यही मुसल बाद में एक घातक तीर का हिस्सा बना। यदुवंशियों का प्रभास क्षेत्र में भयंकर आपसी युद्ध हुआ और फाइनली श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करते ही ये पूरी की पूरी भव्य नगरी हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गई। सच की खोज। और यहाँ से शुरू होता है असली डिटेक्टिव वर्क। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 1930 के दशक में पहली बार कुछ मछुआरों और पायलटों ने समुद्र के नीचे कुछ अजीब सी आकृतियां देखने की रिपोर्ट दी। फिर 1963 में एएसआई ने बेट द्वारका में शुरुआती खुदाई की। 1970 के दशक में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब राजा सिंधत का 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला जिसमें इस शहर का साफ जिक्र था। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई 1979 से 1992 के बीच हुई डॉक्टर एसआर राव की पायनियरिंग मरीन एक्सकेवेशन। और फिर 2001 से 2007 के बीच हाईटेक सोनार मैपिंग ने समुद्र के नीचे छिपे इस शहर का पूरा डिजिटल नक्शा ही दुनिया के सामने रख दिया। इस पूरी ऐतिहासिक खोज के पीछे एक इंसान का बहुत बड़ा और अटूट विश्वास था, डॉक्टर एसआर राव। जरा सोचकर देखिए, जब भारत में मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल ही नया और अनजाना सा क्षेत्र था, तब उन्होंने सिर्फ 800 रुपए की मामूली फंडिंग के साथ इस अभूतपूर्व अंडर वाटर अभियान की शुरुआत की थी। उनके पास उस वक्त कोई बहुत मॉडर्न डाइविंग तकनीक भी नहीं थी, लेकिन प्राचीन ग्रंथों पर उनका भरोसा इतना पक्का था कि उन्होंने अपने वेतन तक से टीम का खर्च उठाया और पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि डॉक्टर राव और उनकी टीम को समुद्र की उन 12 डाइव्स में आखिर मिला क्या। 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवारें, 30 से भी ज्यादा विशाल पत्थर के खंभे और प्राचीन जहाज़ों को रोकने वाले एडवांस 3 छेद वाले पत्थर के लंगर। इतना ही नहीं, वहां से ऐसे मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा सील्स भी मिली जिनकी डेटिंग करने पर पता चला कि वो 5000 से लेकर 9000 साल तक पुरानी है।
ये सब एक बेहद व्यवस्थित और उन्नत सभ्यता के बिल्कुल अकाट्य प्रमाण थे। नगरी कैसे डूबी? मिथक बनाम विज्ञान। अब इस डूबने वाली घटना के दोनों पहलुओं को बिल्कुल आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ हमारे पास पौराणिक रिकॉर्ड है जो बताता है कि दैवीय श्रापों और द्वापर युग के अंत के कारण यह शहर जलमग्न हो गया था, और दूसरी ओर हमारे पास पूरी तरह से साइंटिफिक रिकॉर्ड है। प्रोफेसर रेंस की सी लेवल राइज थ्योरी के मुताबिक 5000 ईसा पूर्व के आसपास ग्लोबल लेवल पर समुद्र के जल स्तर में अचानक और बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। उस समय दुनिया भर में भयानक सुनामी और भारी समुद्री हलचलें रिकॉर्ड की गई हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जो बिल्कुल उसी टाइमलाइन में हुई जब पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के डूबने का जिक्र मिलता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि प्राचीन साहित्य और हमारा आधुनिक विज्ञान एक दूसरे का कितनी सटीकता से समर्थन करते हैं। ग्रंथों में कहा गया कि शहर समुद्र से मांगी गई जमीन पर बना था। जियोलॉजी भी यही साबित करती है कि बढ़ते समुद्र ने उस जमीन को वापस निगल लिया। ग्रंथों में इसे एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया गया, और हमें वहां से जो भारी पत्थर के लंगर मिले हैं वो एक एडवांस्ड पोर्ट की गवाही देते हैं। कथाओं में शहर के धीरे धीरे डूबने का जिक्र है, और आज की सोनार मैपिंग भी स्पष्ट रूप से इन संरचनाओं के पानी में क्रमिक रूप से समाने का पैटर्न दिखाती है। दोनों पहलू बिल्कुल एक ही कहानी बयां कर रहे हैं। और ये सब केवल अतीत की कोई भूली बिसरी बात नहीं है। 25 फरवरी 2024 को एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण आया जब एक विशेष स्कूबा डाइव के जरिए इस डूबी हुई विरासत के साथ दोबारा संपर्क स्थापित किया गया। गोताखोर समुद्र की उन गहराइयों तक पहुंचे जहां कभी ये भव्य नगर शान से खड़ा था। ये घटना सिर्फ एक आधुनिक खोज भर नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और पुरातात्विक साक्ष्यों के एक होने का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन गई है। इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल जरूर उठता है। यदि सदियों तक सिर्फ एक मिथक मानी जाने वाली द्वारका नगरी वास्तव में सच है, तो फिर महासागरों की उस खामोश और अगाध गहराई में ऐसे और कितने ही सच हमारा इंतजार कर रहे हैं। इतिहास की और कितनी अनकही कहानियां हैं जो बस खोजे जाने की प्रतीक्षा में हैं। आज के इस विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं। गहराई में छिपे इन रहस्यों पर सोचने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहना चाहिए।